उत्तर भारत के इतिहास में 12वीं शताब्दी का अंतिम दौर बेहद उथल पुथल भरा हुआ था। गंगा यमुना के मैदानों में समृद्ध नगर, विशाल मंदिर और शक्तिशाली राजपूत राज्य भी स्थापित थे। लेकिन इसी समय मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणों ने इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता को हिला दिया। 1194 ईस्वी में हुआ कन्नौज पर आक्रमण और उसके बाद का विनाश उसी दौर की एक दर्दनाक घटना के रूप में याद किया जाता है। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस पूरे राजनीतिक परिवर्तन की कहानी है जिसने उत्तर भारत के इतिहास को नई दिशा दी। इस घटना का केंद्र था प्राचीन और गौरवशाली नगर कन्नौज और उसके साथ जुड़ा था गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र तथा मध्य एशिया के आए महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी के संघर्ष की कहानी है। सन 1180 के दशक में उत्तर भारत कई राजपूत शक्तियों में बटा हुआ था। कन्नौज उस समय गंगा घाटी का सबसे समृद्ध नगर माना जाता था। यहाँ विशाल मंदिर थे, मठ थे, संस्कृति थी, संस्कृत विद्यापीठ और व्यापारिक बाजार लगे करते थे। गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र को उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता था। कन्नौज की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि इसे जीतना किसी भी शासक के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था और इस विषय को माना भी जाता था। सन 1186 में मध्य एशिया की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। घुर साम्राज्य के शासक मोहम्मद घौरी ने अफगानिस्तान और सिंध के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसका लक्ष्य केवल सीमावर्ती इलाकों पर छापेमारी करना ही नहीं था, बल्कि वह भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसने धीरे धीरे पंजाब और सिंध के क्षेत्र में अपने किले मजबूत करने शुरू किए और सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दी। यह संघर्ष इतिहास में तराइन का पहला युद्ध के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया और वह घायल अवस्था में मैदान छोड़कर भाग गया था। उस समय ऐसा लगा कि भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा टल गया है। लेकिन सन 1192 में मोहम्मद गौरी एक विशाल सेना के साथ फिर लौटा। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ हमला किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में तराइन का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित भी हुए और उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति अचानक कमजोर होती चली गई। इस विजय के बाद दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गौरी का अधिकार स्थापित हो गया और गंगा घाटी की ओर उसके विस्तार का मार्ग भी खुल गया। सन 1193 में मोहम्मद गौरी की सेना ने उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण नगरों पर नियंत्रण स्थापित करना भी शुरू किया। उसने अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी भी दी थी। ऐबक ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घोरी की सत्ता को मजबूत किया और आगे की सैन्य तैयारियां भी शुरू की। उसी समय मोहम्मद गौरी की नज़र कन्नौज की समृद्ध राजधानी पर पड़ी, जहां अपार संपत्ति और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बरकरार हुआ करती थी। सन 1194 में निर्णायक संघर्ष का समय आ गया। मोहम्मद गौरी ने एक बड़ी सेना के साथ गंगा घाटी की ओर भी कूच किया। कन्नौज के शासक जयचंद ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भी तैयार और तत्पर किया। दोनों सेनाएं इटावा के पास आमने सामने आईं। यह युद्ध इतिहास में छिंदावर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। युद्ध अत्यंत भीषण था और दोनों पक्षों के हजारों सैनिक भी मारे गए थे। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि जयचंद की सेना घोरी को रोक देगी, लेकिन युद्ध के दौरान जयचंद का एक तीर लगा और वे हाथी से गिर पड़े। उनके मारे जाने के बाद सेना में अफरा तफरी मच गई और धीरे धीरे गढ़वाल सेना बिखर गई। यह वही क्षण था जब युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी और मोहम्मद गौरी को निर्णायक विजय मिल गई थी। चंदावर की हार के बाद कन्नौज लगभग असुरक्षित सा हो गया। जब विजयी सेना नगर की ओर बढ़ी तब शहर में भय का वातावरण फैल गया। कई लोग नगर छोड़कर भागने लगे, जबकि कुछ ने मंदिरों और किले में भी शरण लेने की कोशिश की। लेकिन मोहम्मद गौरी की सेना ने नगर में प्रवेश कर लिया और इसके बाद जो हुआ उसने कन्नौज की समृद्धि को गहरे घाव दे दिए। मध्यकालीन फारसी इतिहासकारों की विवरणों में उल्लेख मिलता है कि कन्नौज में भारी लूटपाट हुई। नगर के मंदिरों और राजकोष को निशाना बनाया गया। उस समय मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं होते थे, बल्कि वे धन और सामाजिक जीवन के चेतना के भी केंद्र बने होते थे। इसलिए मोहम्मद गौरी की सेना ने कई मंदिरों को तोड़ा, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कई विवरणों में यह भी कहा गया कि शहर में व्यापक जनसंघर्ष भी किया गया।
इन जनसंघर्षों को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया और हजारों लोग मारे गए। यद्यपि अलग अलग स्रोतों में संख्या अलग अलग मिलती है, लेकिन इस बात पर अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं, यह आक्रमण कन्नौज के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हुआ था। सन 1195 और उसके बाद के वर्षों में मोहम्मद गौरी की सत्ता गंगा घाटी में मजबूत होने लगी। कन्नौज की राजनीति शक्ति लगभग समाप्त हो गई और गाहड़वाल वंश का प्रभाव तेजी से घट भी गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित किया और धीरे धीरे दिल्ली केंद्रित एक नई सत्ता व्यवस्था उभरने के लिए मजबूर हो गई। यह व्यवस्था आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का आधार भी बनी। कन्नौज का यह विनाश केवल एक नगर का पतन नहीं, बल्कि यह उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना के बदलने का प्रतीक बन चुका था। सदियों तक साम्राज्यों की राजधानी यहाँ यह नगर युद्ध और लूट के कारण कमजोर भी पड़ता चला गया। हालांकि समय के साथ साथ यह फिर से बच गया और आगे चलकर अपने इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी हुआ। लेकिन 1194 का आक्रमण इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गया। इस प्रकार 1191 से 1195 के बीच की घटनाएं उत्तर भारत के इतिहास में निर्णायक सिद्ध तो हुई, लेकिन तराइन की पराजय, चंद्रावर का युद्ध और कन्नौज का विनाश, इन घटनाओं ने उस युग की राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी केवल युद्ध और सत्ता की नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की भी है जिसने भारत के मध्यकालीन इतिहास की दिशा को एक नया मोड़ दिया था। शायद ये दिशा और शायद इस प्रकार मोहम्मद गौरी का कन्नौज और गाहड़वाल वंशों पर आक्रमण कर जयचंद जैसे घुसपैठी और जयचंद जैसे भारत विरोधी और देश विरोधी लोगों के कारण ही संभव हुआ था। आज इतिहास में इस बात की भी चर्चा नहीं की जाती कि गाहड़वाल वंश में और कन्नौज में किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। हिंदू नरसंहार का मुख्य कारण हिंदुओं में छुपे हुए ऐसे जयचंद लोग थे जो शायद भारत को एकत्रित और संकल्पित नहीं देखना चाहते थे। तो आज भी इस कलयुग में और इस वर्तमान स्थिति में भी हिंदुओं के बीच में ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आज भी हिंदुओं को बढ़ता नहीं देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।